नमस्ते। सोचिए, दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत और चीन दोनों ने लगभग एक ही वक्त पर अपनी कहानी शुरू की थी। लेकिन आज देखिए, एक देश आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। ऐसा कैसे हुआ? आखिर वो क्या वजह है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब, शायद सबसे बड़ा जवाब, उनकी शिक्षा व्यवस्था में छिपा है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे एजुकेशन से जुड़ी अलग-अलग पॉलिसीज ने इन दोनों देशों का मुस्तकबिल तय कर दिया। और देखिए, ये सवाल सिर्फ किताबों की बात नहीं है। इसका सीधा सीधा लेना देना किसी भी देश की आर्थिक ताकत से है। कोई देश अपने लोगों को कैसे पढ़ाता है, उन्हें कैसी तालीम देता है, यही बात तय करती है कि वो दुनिया में कहाँ खड़ा होगा। तो चलिए इसी कनेक्शन को, इसी रिश्ते को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी डेटा पॉइंट है। ये ग्राफ देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि दशकों तक चीन एजुकेशन में भारत से कहीं आगे रहा। एक आम चीनी नागरिक के पास एक आम भारतीय नागरिक से 2 साल ज्यादा की स्कूली पढ़ाई की। अब सुनने में ये 2 साल का फर्क शायद छोटा लगे, है ना? लेकिन सोचिए, ये एक पूरी पीढ़ी का अंतर है, और इसी अंतर ने दोनों देशों की तकदीर लिखने में एक बड़ा रोल निभाया है। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत इन 6 हिस्सों में बंटी होगी। हम शुरुआत करेंगे उन ऐतिहासिक पॉलिसीज से, फिर देखेंगे कि आज क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी स्किल्स की बात करेंगे, और आखिर में भविष्य की रणनीतियों तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में। उस वक्त दोनों देश, भारत और चीन, अपनी शिक्षा की यात्रा में लगभग एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े थे। लेकिन बहुत जल्द ही दोनों के रास्ते एकदम अलग हो गए। ये जो टाइमलाइन है ना, इसमें दोनों देशों की कहानी छिपी हुई है। 1950 में देखिए, दोनों का फोकस करीब करीब एक जैसा था, हायर एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी। लेकिन 1960 के दशक में एक बड़ा मोड़ आया। भारत ने कुछ चुनिंदा लोगों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। वहीं चीन ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने कहा, हमारा लक्ष्य है बड़े पैमाने पर निरक्षरता को खत्म करना। और फिर 1970 तक 9 साल की कंपल्सरी एजुकेशन लागू कर देना। ये एक ऐसा फैसला था जिसका असर आज तक दिखता है। तो सवाल ये है कि उन शुरुआती फैसलों का, उन अलग-अलग रास्तों का नतीजा क्या निकला। अब हम देखेंगे एनरोलमेंट की रेस, मतलब स्कूलों में दाखिले की दौड़। और यहाँ आंकड़े पूरी कहानी खुद ब खुद बता देते हैं। ये ग्राफ देखिए, ये उन्हीं शुरुआती फैसलों का नतीजा है। 80 के दशक के आखिर में चीन में जो प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट की लहर उठी, उसका असर 90 के दशक में सुनामी की तरह सेकेंडरी स्कूलों तक पहुंचा। ये एक जेनरेशनल इम्पैक्ट था, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक असर। भारत ने भी तरक्की की, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी रफ्तार काफ़ी धीमी थी, और हम उस लहर को पकड़ने से कहीं ना कहीं चूक गए। और उन अलग अलग रास्तों पर चलने का जो लंबा नतीजा निकला वो ये है। 2018 तक चीन में अडल्ट लिटरेसी रेट था 97% और भारत का 74%। ये एक बहुत बहुत बड़ा गैप है। ये साफ दिखाता है कि चीन अपनी पूरी आबादी को साक्षर बनाने में हमसे दशकों आगे निकल चुका था। लेकिन बात सिर्फ बच्चों को स्कूल तक ले आने की नहीं है, है ना? वो तो बस आधा काम है। असली जंग तो क्लासरूम के अंदर होती है। तो चलिए अब झांक कर देखते हैं कि इन दोनों देशों में क्लास के अंदर का माहौल कैसा है। अगर आप पढ़ाने के तरीके को देखें तो दोनों देशों के क्लासरूम बिल्कुल अलग दुनिया हैं। चीन का मॉडल वो अनुशासन और रटने पर बहुत जोर देता है, एक सीधा साधा रास्ता जो एग्जाम में तो सफलता दिलाता है, पर शायद क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता को कहीं दबा देता है। वहीं दूसरी तरफ भारत में क्रिएटिविटी की जबरदस्त क्षमता है, लेकिन वो अक्सर हमारे सिस्टम की उलझनों में ही फंसकर रह जाती है। क्लासरूम के माहौल का एक और बड़ा फर्क वो इस नंबर में छिपा है। चीन में हर 16 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है और भारत में 24 स्टूडेंट्स पर एक। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि चीन में हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिलने की संभावना कहीं ज्यादा है, जो कि सीखने के लिए आप जानते हैं कितना जरूरी है। अब भारत ने एक बहुत अच्छी कोशिश की कि हर बच्चे तक स्कूल पहुंचे। इसके लिए बहुत सारे स्कूल खोले गए, लेकिन इसका एक अनचाहा मतलब अनइंटेंडेड नतीजा ये हुआ कि देश में 4 लाख से भी ज्यादा छोटे और इनएफिशिएंट सरकारी स्कूल बन गए। ऐसे स्कूल जहां अक्सर कई कई क्लास के बच्चे एक साथ एक ही कमरे में पढ़ते हैं। जाहिर है इससे पढ़ाई की क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ा। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह की वर्कफोर्स तैयार कर रहा है। यहाँ एजुकेशन और इकोनॉमी का कनेक्शन एकदम साफ दिखता है। चीन के एजुकेशन सिस्टम ने अपनी फैक्ट्रियों के लिए करोड़ों कुशल स्किल्ड हाथ तैयार किए और इसी वजह से वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन गया। दूसरी तरफ भारत की पढ़ाई लिखाई ने कुछ बहुत ही बेहतरीन दिमाग जरूर तैयार किए जो आईटी और बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में गए, लेकिन ये एक छोटे इलीट तबके तक ही सिमट कर रह गया। ये पूरी अर्थव्यवस्था को अपने साथ लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5 लाख। चीन में 5 लाख वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग यानी वीईटी इंस्टीट्यूट्स हैं। सोचिए ये कितना बड़ा नेटवर्क है जो देश की इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्किल्ड वर्कर तैयार करता है। और अब भारत का नंबर देखिए, करीब करीब 6,845। कहाँ 5 लाख और कहाँ 7,000 से भी कम। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये दो अलग अलग आर्थिक सोच का सबूत है। ये साफ दिखाता है कि प्रैक्टिकल स्किल्स की ट्रेनिंग को लेकर दोनों देशों की प्रायोरिटी में जमीन आसमान का फर्क है। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठहर गया है। दोनों ही देश अब अपनी अपनी सिस्टम की कमियों को दूर करने की कोशिश में लगे हैं। अब फोकस सिर्फ क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर आ रहा है। मतलब अब सिर्फ संख्या नहीं, गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है। चीन ने, कहना पड़ेगा, अपनी गलतियों से जल्दी सीखा। लगभग 20 साल पहले ही उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ नंबर बढ़ाना काफी नहीं है, तो उन्होंने क्वालिटी पर काम शुरू किया। उन्होंने अपने करिकुलम को सुधारा, गांव के टीचर्स को इंसेंटिव दिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शहरों और गांवों के बीच के फर्क को कम करने की कोशिश की। और हाँ, छोटे इनएफिशिएंट स्कूलों को बंद करके बड़े और बेटर रिसोर्स वाले स्कूल बनाना, ये भी उनकी स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा था। और भारत का जवाब वो हाल ही में आया है, नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है जो दशकों से चली आ रही सिर्फ संख्या बढ़ाओ वाली सोच को बदलकर क्वालिटी बढ़ाओ पर फोकस करना चाहता है। ये सही दिशा में एक बेहद जरूरी कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसे जमीन पर उतारना, इसे लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। चलिए अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि भविष्य के लिए क्या जरूरी सबक हैं और बात करेंगे उस माइंडसेट की, उस सोच की जो बहुत कुछ तय करती है। नंबर्स और पॉलिसी से हटकर एक कल्चरल फर्क भी है। चीन के एजुकेशन सिस्टम की नींव में है एफर्ट ओरिएंटेड माइंडसेट, मतलब कोशिश पर आधारित सोच। ये एक गहरा विश्वास है कि एकेडमिक सफलता जन्म से मिली प्रतिभा से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और अनुशासन से आती है। और ये सोच स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को जबरदस्त तरीके से मोटिवेट करती है। ये जो लाइन है, ये उस पूरी सोच का निचोड़ है। जब स्टूडेंट्स ये मानने लगते हैं कि मेहनत से कुछ भी सीखा जा सकता है, तो वो मुश्किल सब्जेक्ट्स देखकर हार नहीं मानते। यही विश्वास उन्हें बार बार कोशिश करने की हिम्मत देता है। तो इस पूरी बातचीत से भारत के लिए 3 एकदम साफ सबक निकलते हैं। पहला, चीन की तरह अर्ली एजुकेशन, मतलब बचपन की शुरुआती पढ़ाई में इन्वेस्ट करना। दूसरा, वोकेशनल ट्रेनिंग को आधुनिक, मॉडर्न बनाना और उसे वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड तक ले जाना। और तीसरा, देश के हर स्कूल तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना ताकि कोई भी बच्चा टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में पीछे न रह जाए। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, भविष्य के लिए सही फॉर्मूला क्या है? चीन का वो अनुशासित और फोकस्ड मॉडल या फिर भारत का विविध और क्रिएटिव अप्रोच? शायद असली कामयाबी का राज इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन खोजने में ही छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।